अर्बन नक्सल एक ऐसा शब्द जो पिछले एक दशक से चर्चा का विषय बना हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस विषय को लेकर कई तरह की बहसें हो चुकी हैं। बावजूद इसके आज भी अर्बन नक्सलवाद को लेकर बहुत कुछ स्पष्टता नहीं आई है। इसीलिए हमारा यह विशेष वीकली वीडियो सीरीज डिकोडिंग अर्बन नक्सल इस अर्बन नक्सलवाद से जुड़े तमाम पहलुओं पर एवं उनसे जुड़े लोगों से आपको रूबरू कराएगी। इस श्रृंखला के माध्यम से हम उन लोगों को जानने का प्रयास करेंगे जो भारत के भीतर बैठकर भारत को ही अंदर से खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ नाम आपके लिए चौंकाने वाले भी हो सकते हैं और कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके वर्षों के भ्रम को ध्वस्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड, जिसमें अर्बन नक्सल क्या है इससे हम शुरुआत करेंगे। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। अर्बन नक्सल एक ऐसा समूह है जिसमें विभिन्न वर्गों एवं कार्य क्षेत्र के लोग शामिल हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है भारत में अस्थिरता पैदा कर विदेशी शक्तियों के निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देना। इसके अलावा जंगल में बैठे माओवादी आतंकियों को बौद्धिक ढाल प्रदान करना। आपको वर्ष 2010 की एक घटना याद दिलाता हूं, जब इस देश का सबसे बड़ा माओवादी आतंकी हमला बस्तर के ताड़मेटला में हुआ था। इस माओवादी आतंकी हमले में सुरक्षा बल के 76 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब पूरा देश इन जवानों के बलिदान के शोक में डूबा हुआ था, तब देश की राजधानी के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट छात्रों के द्वारा इस हमले का जश्न मनाया गया था। यह वही विश्वविद्यालय है जहां कभी कम्युनिस्ट और इस्लामिक विचारधारा के लोगों ने इस्लामिक आतंकी अफजल गुरु की बरसी भी बनाई थी। इसके अलावा जिस तरह से इस विश्वविद्यालय में एक विचारधारा के लोगों ने भारत के टुकड़े होने की कामना करते हुए नारे लगाए थे, उसे भी सभी ने देखा है। इन सब के अलावा आपको कुछ और घटनाएं याद दिलाते हुए बताता हूं कि देश के विभिन्न बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कुछ एक्टिविस्ट लोगों के नाम सरेंडर करने वाले और गिरफ्तार हुए माओवादियों ने पुलिस के सामने खुलकर लिए हैं। इसमें पोडियम पांडा जैसे माओवादी का नाम भी शामिल है, जिसने नंदनी सुंदर जैसे कथित शहरी नक्सलियों का नाम लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह लोग कौन हैं? यह सभी कैसे कार्य करते हैं? और आखिर किस लिए इन सभी कार्यों को ये लोग अंजाम देते हैं? तो इसका उत्तर विस्तार से जानना जरूरी है। दरअसल इनके सबसे बड़े नेक्सस की पोल देश के सामने वर्ष 2018 में खुली थी, जब देश भर से शहरी माओवादियों अर्थात अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। भीमा कोरेगांव में हुए दंगों के आरोप में देश के अलग अलग स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। माओवादियों से संपर्क होने की आशंका के चलते इन्हें अर्बन नक्सल कहा जाने लगा। एक तरह से माओवादियों से संबंध रखने वाले शहर के कथित बुद्धिजीवी या शहर में ही माओवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों के लिए पहली बार इस तरह के शब्दों का उपयोग खुलकर किया गया। अर्बन नक्सल को थोड़ा समझने के लिए हमें कई चीजों को समझना पड़ेगा। इस शब्द को समझने के लिए तो ये कुछ ऐसा है कि शहर में रहने वाला वह वर्ग जो पत्रकार, कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, संस्कृति कर्मी, नारीवादी के रूप को अपनी ढाल बनाकर माओवादी गतिविधियों में संलिप्त है या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माओवादी नक्सलियों को सहायता पहुंचा रहा है, उन्हें ही अर्बन नक्सल कहा जाता रहा है। इसमें मुख्य रूप से बुद्धिजीवी कहे जाने वाले समाज का वो बड़ा हिस्सा भी शामिल है जो हमेशा खुद को निष्पक्ष और तटस्थ दिखाने का प्रयास करता रहा है। नक्सलबाड़ी और वहां से निकले नक्सलवाद को तो सभी ने देखा है। उसकी कमियां और उसके करतूतों को भी विस्तार से समझा और समझाया गया है। लेकिन नक्सलवाद माओवाद के शहरी विस्तार और उसकी कार्य पद्धति हमेशा से रहस्यमयी रही है। हालांकि बीच बीच में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते रहे हैं कि किस तरह माओवाद शहरी क्षेत्र के सहयोग से
अपना विस्तार कर रहा है, लेकिन इस विषय पर किसी तरह का कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं किया गया है। यही वजह है कि जब देश में माओवाद समर्थकों को अर्बन नक्सल कहा गया, तो कम्युनिस्टों के द्वारा चलाए गए मी टू अर्बन नक्सल कैंप में कुछ हद तक युवा वर्ग का वह हिस्सा भी शामिल था जो न्यूट्रल माना जाता है। माओवादियों के शहरी मायाजाल की असली रूपरेखा, अगर हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करें, तो वह वर्ष 2004 में तैयार की गई थी। भारत में माओवादी हिंसा की शुरुआत के बाद 80 के दशक से ही बौद्धिक क्षेत्र में नक्सलवाद ने पैर पसारने तो शुरू कर दिए थे। शिक्षण संस्थानों से लेकर सामाजिक और प्रभावशाली संस्थाओं में कब्जा जमाना भी शुरू कर लिया। लेकिन जो डिटेल रूप से, जो गहन अध्ययन के साथ और शहरी क्षेत्रों में पेनिट्रेशन की योजना के साथ जब वो आए, तो वह था वर्ष 2004। इसी वर्ष में सीपीआई, मार्क्सवादी लेनिनवादी, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने आपस में विलय किया और इस विलय के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी अर्थात सीपीआई माओइस्ट का गठन हुआ। सीपीआई माओइस्ट का इसी वर्ष इस गठन के बाद एक डॉक्यूमेंट सामने आया। इस दस्तावेज के सामने आने से यह बातें स्पष्ट हुई कि माओवाद अपने शहरीकरण के लिए अधिक उत्साहित है और अपना विस्तार अब महानगरों तक करना चाहता है। माओवाद की विचारधारा कुल मिलाकर देखा जाए तो वामपंथ की ही है और यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अन्य जो संस्थाएं हैं और सहयोगी हैं, उनके द्वारा भी इन्हें अलग अलग स्तरों पर सहायता मिलने लगी। वर्ष 2004 में जो इनका डॉक्यूमेंट बाहर आया, जिसका नाम था सीपीआई माओइस्ट अर्बन पर्सपेक्टिव, उसमें शहरों में माओवाद के विस्तार की रणनीति पर चर्चा की गई थी। जंगल से निकलकर शहरों में नक्सलवाद के नेतृत्व तलाशने को लेकर कोशिश करने की बात इसमें कही गई थी। मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास है, जो स्टूडेंट्स हैं, कामकाजी वर्ग है, महिला है, दलित हैं या जो माइनॉरिटीज हैं और समाज के कुछ प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी वर्ग को अपनी विचारधारा से जोड़ने और शहरों में अपना समूह खड़ा करने का प्रयास करने की बात इस पूरे दस्तावेज से सामने आई थी। इस दस्तावेज में शहरी क्षेत्र में शहरी नेतृत्व और विशेषज्ञता के साथ साथ औद्योगिक श्रमिक, जो लेबर्स होते हैं फैक्ट्रीज में और जो मजदूर होते हैं, उन्हें संगठित करने और अलग अलग मोर्चे स्थापित करने के साथ साथ सैन्य गतिविधियां, जो उनका जो मिलिट्री फोर्स है, जो कम्युनिस्टों का, जो माओवादियों का जो मिलिट्री फोर्स है, उसमें भी उन्हें शामिल करने की बात कही गई थी। और इसमें एक चीज और समझ आया था कि कुछ मामलों में जैसे कानूनी दांवपेच फंसे होते हैं, इसलिए इससे जुड़े अग्रणी संस्थानों को ज्यादातर मानवाधिकार और गैर सरकारी संगठन के चेहरे के साथ काम करते हम देख सकते हैं। जब सीपीआई माओइस्ट बैन हुआ तो उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम कई तरह से देख सकते हैं इन सभी गतिविधियों में जो संलिप्त है। सीपीआई जो माओइस्ट है और उससे जुड़े सभी संगठन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध हैं। इसके बावजूद कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं और वो दिल्ली, मुंबई, रायपुर, रांची, हैदराबाद, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और पुणे जैसे छोटे बड़े शहरों में सक्रिय हैं। अगर अब हम ध्यान से समझें तो यह स्पष्ट नजर आता है कि किस तरह माओवाद का नेतृत्व जंगलों से निकलकर शहरों में आ चुका है। संसाधनों की आपूर्ति से लेकर दिशा निर्देश तक शहरों से हो रहा है। पुलिस ने समय समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से कला, शिक्षा, साहित्य, मीडिया, कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो सीधे तौर पर नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे हैं। जब हम माओवाद के शहरी परिप्रेक्ष्य और सीपीआई माओइस्ट के शहरीकरण की बात कर रहे हैं तो इसके मूल को भी जानना आवश्यक है। आखिर कैसे शहरों में बैठा एक साहित्यकार या पत्रकार नक्सलियों की मदद कर सकता है? यह प्रश्न वाजिब है, आपके दिमाग में भी उठता होगा।
प्रश्न यह भी उठता होगा कि आखिर कैसे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता नक्सलियों की आवाज उठा सकता है। तो इसके लिए हमें भारत के माओवाद को समझना जरूरी है। माओवाद को समझने के लिए माओ को समझना जरूरी है। माओ का तात्पर्य है माओ जेडोंग से, चीन का एक कम्युनिस्ट नेता जो बाद में निरंकुश तानाशाह बना। माओ के द्वारा लिए गए फैसलों को भारत में बैठे वामपंथी अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं। भारत का नक्सलवाद माओ जेडोंग की रणनीति का हूबहू नकल है। भारत में अर्बन नक्सल पर तरह तरह के विश्लेषण किए जाते हैं, लेकिन इन गतिविधियों को माओ जेडोंग की गतिविधियों से जोड़कर नहीं देखा जाता। दरअसल 1934 में माओ जेडोंग द्वारा निकाली गई पद यात्रा, जिसे कहा गया द लॉन्ग मार्च, और उस दौरान उसकी रणनीतियों को आज के समय में नक्सलियों के द्वारा दोहराया जा रहा है। 1934 में चीन की कम्युनिस्ट सेना ने स्थापित सरकार से बचने के लिए एक लंबी यात्रा की थी। यह सेना आज के समय के माओवादियों की तरह ही शासन के विरुद्ध कार्य कर गुरिल्ला वॉर कर रही थी। इस लंबे मार्च का नेतृत्व माओ जेडोंग ने किया था। 370 दिनों की इस यात्रा में माओ और कम्युनिस्ट सेना के लोगों ने लगभग 22 नदियों और कई पहाड़ों को पार किया था। अंततः यह मार्च सफल हुआ था। इस मार्च के सफल होने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि माओ जेडोंग ने अपने से जुड़े कुछ लोगों को देश के अलग अलग मीडिया समूहों और साहित्य जगत में शामिल कर रखा था। कुछ समय अंतराल में सरकार की तरफ से अपनाई जाने वाली रणनीतियों की सूचना एवं अन्य सूचनाओं को देने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जानकारी को लेखों और साहित्य के माध्यम से इन तक पहुंचाया जाता था। इसी तरह माओ जेडोंग ने अपने पूरे मार्च के दौरान अखबारों और साहित्य का भरपूर उपयोग किया। अब वर्तमान में हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखिए। माओवादियों तक हर समय अंतराल में देश के विभिन्न भाषाओं के प्रतिष्ठित अखबार पहुंचाए जाते हैं। अनेकों तरह की पत्रिकाएं इस संबंध में प्रकाशित की जाती है। कानूनन माओवादी साहित्य रखना और पढ़ना जरूर अपराध है, लेकिन आज के डिजिटल युग में संचार के माध्यमों की कमी नहीं है। जिस समय में सोशल मीडिया जैसा कुछ भी नहीं था, तब माओ जेडोंग ने वामपंथ के शहरीकरण की मदद से अपने सशस्त्र विद्रोह और गुरिल्ला वॉर को भी दुनिया के सामने क्रांति के रूप में पेश किया था। आज तो फिर भी इन कथित क्रांतिकारियों के पास अकुत संसाधन और संचार के विकल्प मौजूद हैं। शहरी नक्सल या अर्बन नक्सल देश की वो समस्या है जो देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। एक अर्बन नक्सल शहर में रहते हुए नक्सलियों द्वारा किए गए कुकर्मों पर पर्दा डालने या उसे जायज ठहराने की कोशिश करता है। एक वकील कानूनी सलाह देता है, एक शिक्षित पत्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और एक कवि नक्सलियों की विचारधारा के लिए गीत गाता है, लिखता है। एक फिल्मकार नक्सलियों के लिए सांत्वना हो ऐसी फिल्में बनाता है और एक साहित्यकार नक्सलियों के द्वारा किए गए घटनाओं के पीछे की वजहों का बताकर उसे जायज ठहराता है। एक ऐसा समूह है जो नक्सलियों के एनकाउंटर होने पर उनके मानवाधिकार की दुहाई देता है। यह सब परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी विचारधारा का प्रचार करते हैं जो माओवाद को बढ़ावा देती है। माओवाद के प्रति जो घृणा है उसे निकाल कर उसके प्रति सांत्वना पैदा करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ कहते हैं कि ये सब कुछ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, यह बिल्कुल सही है कि इनमें से एक वर्ग ऐसा भी है जो ये सारी गतिविधियों पैसों के लिए करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और कार्यकर्ता के रूप में बैठे वामपंथी विचारक धीरे धीरे अपने विद्यार्थियों को कम्युनिज्म का मीठा जहर देते हैं। छोटे शहरों से आए गरीब और मध्यम वर्गीय युवा इनके केंद्र में रहते हैं। इनका इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है कि उन्हें खुद मालूम नहीं होता कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। यही नहीं, बड़े विश्वविद्यालयों से लेकर बस्तर और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों के छोटे छोटे जनजातीय क्षेत्रों में भी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर के रूप में बैठे वामपंथी न सिर्फ अपने छात्रों और जनजातीय समाज के लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, बल्कि उनका शोषण भी करते हैं।
ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार और आत्मसमर्पित नक्सलियों ने शहर में बैठे ऐसे स्वघोषित बुद्धिजीवियों के माओवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की बात को स्वीकारा है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और जाने माने कथित सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हालांकि एक बात तो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि देश में माओवाद और वामपंथ के प्रति काफी जागरूकता आई है, लेकिन उस इकोसिस्टम का प्रयास अभी भी जारी है कि नक्सलियों और शहरी नक्सलियों को एक्टिविस्ट ही कहा जाए। माओवादियों की मदद करने वालों को पुलिस और कानून से बचाने के लिए कैंपेन चलाया जाए। लेकिन जिस गति से वामपंथ और माओवाद का शहरी रूप उजागर हो रहा है, वह दिन दूर नहीं कि देश में बैठे अर्बन नक्सलियों के चेहरे का नकाब उतरकर सबके सामने आ ही जाएगा। डिकोडिंग अर्बन नक्सल, इस विशेष वीडियो श्रृंखला, इस स्पेशल वीडियो सीरीज का यह पहला एपिसोड था जिसमें हमने आपको बताया कि अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते इसी द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।